लास्ट हमने इसको देख लिया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट सिंपल बनाया था, इंटेलिजेंट आइडिया को थोड़ा समझा था कि इसमें सेटिंग्स वगैरह और एक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहते तो आप सिंपल वहाँ पे पीछे जो ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद टेम्पलेट की, उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट जो है ये खुद से बना लेगा। यहाँ से अगर आप दोबारा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, यहाँ से आपने जावा सिलेक्टेड रखना है, जो भी डिफ़ॉल्ट इसकी सिलेक्शन है वो ही रहेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, और ऑप्शन एक ही आती है कमांड लाइन ऐप। ठीक है, कमांड लाइन ऐप बन जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी आप नाम देते हो, बिल पर सेकंड में नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको एक बेस पैकेज भी शो करवा रहा है ये। ठीक है, बेस पैकेज की ऑप्शन भी आ गया जब आपने वो टेम्पलेट को सिलेक्ट किया है। तो आप, ये आमतौर पे होता है कंपनी के हवाले से, कंपनी की जो डोमेन होती है ना, जैसे अबाइडिंग टेक डॉट कॉम है तो उसको उलट लिखा जाता है, काम डॉट अबाइडिंग टेक। ठीक है, यूनिकनेस के लिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे काम डॉट अपना नाम लिख लें या अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, दिस विंडो और न्यू विंडो। दिस विंडो करेंगे पुराना प्रोजेक्ट बंद होगा, और न्यू विंडो पे उसी विंडो पे आइए ओपन कर देगा। अगर आप न्यू विंडो करते हैं तो फिर ये प्रोजेक्ट भी यहीं रहेगा और ये एक नई विंडो पे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। अब आप देखेंगे इसने मेन क्लास भी खुद से ऐड की है, एक वो मेन मेथड भी उसमें ऐड कर दिया और कॉन्फ़िगरेशन भी सेट है। तो अगर आप कमांड लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप सिंपली, आपका प्रोजेक्ट बन गया, आप इसको रन करें तो आपको जो वो रन हो जाएगा, क्योंकि मेन में अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है। तो सिंपली कह देगा जी प्रोसेस जो है ना वो डन हो गया एग्जिट कोड 0 के साथ। जो लास्ट टाइम मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐड करके किया था ये डायरेक्टली हो जाएगा, ये खुद से ऐड कर लेगा। यहाँ पे आप देखें आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में सोर्स है, सोर्स में आपका वो पैकेज आ गया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर इसके अंदर इसी तरह से होता है कि एक प्रोजेक्ट सबसे ऊपर आपका, उसके अंदर फिर सोर्स की डायरेक्टरी है जिसमें आपका पूरा सोर्स कोड आएगा, और सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आप क्या होगा, पैकेजेस होंगे, मल्टीपल पैकेजेस, और एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे पैकेज जो हमने नाम दिया था उसी नाम से उसने बना दिया, काम डॉट कंपनी और मेन क्लास, ये भी उसने खुद ही से बनाई है जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं। ठीक है जी, ये रन हो गया। और जब आप पैकेज में किसी में रखते हो तो यहाँ पे पैकेज भी नाम भी लिखना होता है कि ये क्लास किस पैकेज से बिलोंग करती है। ठीक है, एक तो ये चीज। लेकिन जब आप क्लास इंटेलिजेंट में बनाते हैं ना, यही इसका बेनिफिट, आईडीज का यही बेनिफिट होता है, जब आप बनाते हैं ये खुद से सारा कुछ करेगा। मिसाल है, मैं यहाँ पे नई क्लास बनाता हूँ, न्यू और जावा क्लास, और इसमें मैं लिख देता हूँ माई क्लास। ठीक है, तो पैकेज खुद ब खुद इंक्लूड हो गया वहां पे। ठीक है, तो आपको करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब जिस भी पैकेज में वो क्लास होगी वो पैकेज टॉप पे आएगा। एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि क्लास का नेम, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइल का नेम ये सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसके साथ कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, तो ये एरर आएगा। ठीक है, ये रेड लाइन नीचे आ गया और लिखा भी हुआ है, मेन इंट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम्ड मेन टी डॉट जावा। इन इसका नेम जो है ना, वो जो आपने क्लास का नाम रखा है इसके फाइल का नेम भी वही होना चाहिए। तो टी में खत्म करता हूँ तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको आगे चलने से पहले मैं क्लास को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्लास क्या चीज़ है। ठीक है, क्लास क्यों है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, और ये क्लास है क्या। और फर्दर फिर हम इसमें जो है ना इसके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स उनको देखेंगे, थोड़ा रिकॉल करेंगे जो हम पहले से आपने किया हुआ C++ के अंदर, उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास का स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्लास के स्ट्रक्चर में आप देखो कि ये कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक, पब्लिक या प्राइवेट, क्लास को आप पब्लिक ही रखते हो, इनको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर, कि उस एक्सेस को मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो वो सिर्फ उसी क्लास के लिए रह जाती है, अगर आप पब्लिक कर देते हो तो बाहर की दूसरी क्लासेस भी जो हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो ये मॉडिफायर आना होता है इसके साथ, क्लास के साथ आपको पब्लिक ही नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास कीवर्ड है, और उसके बाद उस क्लास का नेम है। ठीक है, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन फाइल के हिसाब से सेम होना चाहिए, उसी फाइल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है। ठीक है, बॉडी आ गई। अब क्लास की बॉडी के अंदर आप दो काम कर सकते हैं, एक तो इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स,
डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं, जो आप क्लास के डिक्लेयर करते हैं, और दूसरे मेथड कर सकते हैं। इन दो के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते एक क्लास की बॉडी के अंदर। या तो मेथड बना सकते हैं, मेथड बनाने का वही तरीका है, और या आप इसमें जो है ना वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट कर सकते हैं। हाँ, वो इसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिक है तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको ऑब्जेक्ट बना सकता है, ठीक है। एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि इसको इंस्टेंशिएट किया जा सके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके किसी और क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर नहीं, क्लास के अंदर, ठीक है। किसी और पैकेज की कोई क्लास होगी वो भी इसको किसी का इंस्टेंस बना सकेगी, इसे इंस्टेंशिएट कर सकेगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अंदर फिर आपको बताया कि मेथड और जो है क्या कहते हैं, आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में है। एक तो मतलब वो क्लास के वाले से नहीं है, वैसे उनकी कैटेगराइज किया गया। एक को कहता है प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है, जावा उसे इनकरेज नहीं करता प्रिमिटिव टाइप्स को, लेकिन क्योंकि वो सी में थी, पहले से प्रोग्रामर यूज टू थे उससे, तो वो जावा को लानी पड़ी इसके अंदर भी। उनमें कौन कौन सी है, एनी आइडिया? प्रिमिटिव टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किनको प्रिमिटिव टाइप्स कहते हैं? इंट, फ्लोट, और रूल वही है कि आप सेम वेरिएबल नेम नहीं दोबारा रख सकते। फ्लोट है, डबल है, उसके अलावा बूलियन है, ठीक है। सी में ये बूल है, यहाँ पे बूलियन है। इसके अंदर भी होता है बाय डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट कीवर्ड में एक्सेस मॉडिफायर लगता है, ठीक है। एक डिफॉल्ट, आपने पब्लिक प्राइवेट पढ़े हैं ना, एक डिफॉल्ट भी होता है और एक प्रोटेक्टेड भी होता है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट जो है ना वो इसको बाय डिफॉल्ट लग जाता है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं, अगर आपने इसकी एक्सेस डायरेक्टली देनी है तो आप पब्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो प्राइवेट। मैं उस चीज को अभी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ प्रिमिटिव्स का आपको बता रहा हूँ। एक्सेस मॉडिफायर आप इसमें किसी के साथ भी लगा सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी और मेथड्स के साथ भी। अगर आप नहीं लगाते तो डिफॉल्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड किस लिए होता है? और बाकी नहीं, अगर आपने प्रोटेक्टेड रखा है उसका चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कौन एक्सेस कर सकता है? फिर फायदा क्या, फिर पब्लिक ही रख लो। सिर्फ चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। अगर आपने किसी वेरिएबल की या मेथड की एक्सेस सिर्फ उसके चाइल्ड को देनी हो तो आप उसे प्रोटेक्टेड रखते हो, ठीक है। पब्लिक सबके लिए है, प्राइवेट सिर्फ उसके अपने लिए है। चाहे आप चाइल्ड पेरेंट रिलेशन भी कर लो, प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है वो फिर चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के लिए होता है, ठीक है, कि उसमें सिर्फ चाइल्ड उसको एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रिमिटिव टाइप हो गई। इसके अलावा बाइट भी है इसके अंदर, जावा के अंदर बाइट टाइप भी है, ठीक है। बाइट 8 बिट का एक बाइट होता है। तो अगर आपने सिंपली बिट्स के साथ काम करना, आमतौर पर जब स्ट्रीम के साथ काम किया जाता है ना, तो फिर ये बाइट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ये प्रिमिटिव इसलिए इनको कहते हैं कि ये पुरानी तरीकेकार से चलती थी। जावा में हर चीज एक क्लास है, ठीक है। तो लेकिन आप ये देखोगे ये क्लासेस नहीं है, आपने सिंपली उसको लिख के तो आगे उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया। क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बनता। तो क्योंकि ये क्लासेस नहीं है तो आप जैसे यूज टू थे पहले से प्रोग्रामर सी के साथ, तो उसी को जारी रखने के लिए जावा के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। आल दो इनकरेज नहीं करता, इसके सारे के सारे क्लासेस इसकी मौजूद है। इंटीजर, इंट की जगह इंटीजर की क्लास मौजूद है जावा के अंदर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सेम तरह से ये वर्क करता है।
यहाँ तक कि आप इसको ऐसे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इतनी सहूलत भी है कि आप ये नहीं कि आप न्यू करके कंस्ट्रक्टर या कोई सेटर कॉल करोगे, आप डायरेक्टली उसे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जैसे किसी प्रिमिटिव को असाइन करते हैं। तो जावा इंकरेज करता है कि आप इंटीजर डबल, अब डबल के लिए क्या हो, डी कैपिटल है, ठीक है, स्पेलिंग वही है लेकिन डी कैपिटल है। क्या कह रहे हैं, ये प्रिमिटिव है ना, और ये क्लास है, ठीक है। अगर मैं, हाँ जी, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब प्रिमिटिव्स में आप देखें ना, ये प्रिमिटिव्स अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, क्योंकि मेथड के अलावा आप इस पे काम कर नहीं सकते जब तक मेथड नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें आप देखें, सॉरी मैं मेथड एक बना लेता हूँ, प्राइवेट ही बनाते हैं, प्राइवेट वाइड माई मेथड। मैं सिंपली इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये आपको इसके फंक्शनैलिटी थोड़ी समझा सकूं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें डबल है, डबल डी डॉट आप करें तो आपको ये कुछ ग्रे हुए ये नजर आ रहे हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। आर्ग, कास्ट, कास्ट वार, आप इनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसके साथ करूं जो हमारा ए डबल है डॉट, तो आपको ये वाइट में विजिबल प्रॉपर नजर आ रहे हैं कि बाइट वैल्यू इसकी क्या होगी, डबल वैल्यू क्या होगी, कंपेयर टू, इक्वल्स, फ्लोट वैल्यू अगर आपने गेट करनी हो तो ये क्योंकि क्लास है और उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं जो आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं। प्रिमिटिव ये फंक्शनैलिटीज आपको नहीं देते, प्रिमिटिव के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। आप एक डबल से फ्लोट, अगर आपने डबल प्रिमिटिव बनाया तो आप उसकी फ्लोट वैल्यू नहीं गेट कर सकते उससे, उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बड़ा है छोटा, वो आपको सारी लॉजिक खुद लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनकी क्लासेस को यूज कर लेते हैं तो वो बिल्ट इन लॉजिक्स आपको मिल जाती हैं। इज नैन नॉट अ नंबर इसको कहते हैं, ठीक है, एन ए एन। इज इन्फिनिट है, लॉन्ग वैल्यू इसकी क्या होगी, शॉर्ट वैल्यू क्या होगी, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डबल को। तो आपको बने बनाए मेथड मिल जाते हैं, आपका काम ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये दोनों फर्क है, ये क्लासेस हैं और ये प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे उसमें आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, या वैसे एक जनरल क्वेश्चन किया जाता है कि ये प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ये सी में भी इनको प्रिमिटिव ही कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई टाइप्स, और ये आपको मेथड भी एक बना के दिखा दिया, इस तरह से आप मेथड बना सकते हैं। सेम ही है, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप आती है, रिटर्न टाइप के बाद आप कोई नाम लिखते हो, फिर पैरामीटर वाले पैरामीटर्स जो पास करने होते हैं उनकी ब्रैकेट और बॉडी की ब्रैकेट, ठीक है। ये आपने मुकम्मल इस तरह सिंटैक्स लिखना होता है, कोई एक चीज भी मिस होगी तो एरर आएगा। तो ये सिंटैक्स इसका हो गया। अब मेन मेथड के अंदर अगर आपको इसको एक्सेस करना हो इनमें से किसी को, तो किस तरह से आप करेंगे। ये हमारा मेन मेथड है ना, ये इसी क्लास के अंदर है। यहां पर मैंने इसको एक्सेस कर लिया था, लेकिन आप यहां पे इसको अगर एक्सेस करें, मसलन मैं ए यहां पे मैं रख देता हूं कि मिसाल है कि इंट वैल्यू इज इक्वल टू, यानी ए की जो भी वैल्यू है मैंने ए में रखनी, इसमें वैल्यू में रखनी है, तो ये एरर देगा, ये रेड हो जाएगा। और अगर आप इस पे होवर करें, नॉन स्टैटिक फील्ड ए कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मेन क्लास का कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक है। अब ये स्टैटिक क्या बुला है, स्टैटिक का मतलब होता है जब आपने ग्लोबल का कंसेप्ट तो आपको पता है ना, कोई वेरिएबल अगर आप ग्लोबल कर दो या कोई मेथड ग्लोबल कर दो तो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू तो वेरिएबल की चेंज हो ही सकती है, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी वो एक्सेस हो सकता है और उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर वो कांस्टेंट हो तो फिर तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो एक्सेस हो सकता है जब आप ग्लोबल उसको कर देते हो, पब्लिक ग्लोबल। तो जावा के अंदर स्टैटिक का कीवर्ड यूज होता है। अगर आप किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लिख दो ना, तो क्लास डॉट वो वेरिएबल आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मिसाल है मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ तो ये एक्सेसिबल हो गया। ये ऐसे भी एक्सेस हो सकता है और ऐसे भी, मेन डॉट ए, ठीक है, ये दोनों तरह से एक्सेस हो सकता है। अगर तो इसी क्लास के अंदर आप एक्सेस करने की कोशिश करो, जैसे मैं मेन मेथड में कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो। किसी और क्लास में आपने एक्सेस करना होगा तो आप
क्लास का नेम डॉट और आगे उसको लिखोगे जो भी वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो फिर ये ऐसे एक्सेस नहीं हो सकता। तो स्टैटिक का मतलब ये हो गया। अब मेन मेथड जब स्टैटिक होगा ना तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स ही किसी क्लास के गेट कर सकता है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है, अगर आप इसको गेट करना है, इसका मॉडिफायर पब्लिक कर दें जिसको भी आपने गेट करना है, और यहां पे आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मेन इज इक्वल टू न्यू मेन। तो अब भी आप इसको मेन डॉट आर डबल है जैसे, ठीक है। लेकिन ये एक्सेस में आपको ये एरर समझ लें, नॉट अ स्टेटमेंट। जावा इसको भी अलाउ नहीं करता। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपने सिंपली उसको कॉल किया और किया, उसके साथ कुछ भी नहीं है, ना किसी को असाइन किया है, ना कोई और उसके साथ काम किया है। तो इस चीज का भी एरर होता है। या तो आप इसको असाइन कर दो किसी के अंदर तो डबल, तो अब ये ठीक है, ठीक है। समझ आ रही है? आपने उसका इंस्टेंस बना के या तो उसको गेट कर सकते हो या उसको स्टैटिक बना के गेट कर सकते हो, ठीक है, किसी और क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने उसका इंस्टेंस बना के गेट किया वेरिएबल्स को या मेथड को। मेन में या किसी कहीं पे भी आप उसको डायरेक्टली गेट कर सकते हो अगर आप स्टैटिक बना देते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर आप गेट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस पे मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है, तो इसलिए ये डायरेक्टली एक्सेस हो गया। हालांकि ये पब्लिक नहीं है, आर डबल पब्लिक नहीं है, लेकिन ये एक्सेस हो सकता है उसी क्लास के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं ना, उसी क्लास के मेथड के अंदर, तो ये इस तरह से डायरेक्टली ये यूज हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? या तो आप इंस्टेंस बनाते हो या आप उसको स्टैटिक कर देते हो। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट या ये मेन का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन क्लास जो थी ना ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, माई ऑब्जेक्ट रख दो इसका नाम, ठीक है, और इसी से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो नाम कुछ भी रख सकते हो। ये मेन क्लास जो है ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? दो चीजें हैं, या तो स्टैटिक के साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हो या आप उसका इंस्टेंस बना के उसे एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक वाला जो मामला है ये ठीक नहीं है। इससे भी प्रोग्रामिंग में जो है ना, कह लें कि इंकरेज नहीं किया जाता कि आप प्रोग्रामिंग इस तरह से स्टैटिक उनको बना दो, फिर मकसद नहीं रहता ना क्लासेस का। फिर तो आपको ये एक ही जगह पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर करो, उनको यूज करते रहो। यहाँ पे दो तीन परेशानी है अगर आप इसको स्टैटिक बनाते हो। एक ऑब्वियस है, आपने जो आंसर दिया उसी के हवाले से है। आपके ख्याल में क्या है वो? आपने कहा ना कि पूरी एप्लीकेशन में इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक और मतलब ही बनता है मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक करते हो ना तो वो एप्लीकेशन के स्टार्ट होने से लेके जैसे ही वो क्रिएट होता है और एंड तक वो मेमोरी में पड़ा रहता है, चाहे आप इसे यूज कर लो या ना करो। तो स्टैटिक इसलिए भी अच्छा नहीं होता, ठीक। स्पेस वो लेगा, ज़ाहिर है आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसने तो अपनी स्पेस लेनी ही लेनी है क्योंकि वो स्टैटिक है, उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए वो सबसे पहले मेमोरी में चला जाता है, बाकी प्रोग्राम बाद में रन हो रहा होता है। तो एक तो उसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है। एक मैं क्लास में जाके आपने वैल्यू उसकी कुछ और कर दी, दूसरे में कुछ और कर दी, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू ये होगी बिल्कुल 10 होगी और वो किसी और क्लास में चेंज हो चुकी है 12। तो डीबग करना प्रोग्राम बहुत मुश्किल होता है जब आप स्टैटिक को यूज करते हो, तो डीबगिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। वो समझ लें कि गुच्छम गुच्छा सारा कुछ हो जाता है, कहाँ पे उसकी क्या वैल्यू होगी थी आपको नहीं पता। तो इसलिए स्टैटिक को इनकरेज नहीं किया जाता, स्टैटिक आप यूज नहीं करते। स्टैटिक जब भी यूज करते हो तो आप एज अ कांस्टेंट यूज करते हो। मतलब पाई की वैल्यू आपने सेव करनी है, ठीक है। तो आप किसी क्लास में उसको स्टैटिक बना दो कि पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी उसको यूज किया जा सके, बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बार उसको। और कुछ और चीजें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स अगर आपने रखने हैं
कोई वैल्यूज आपने रखनी है तो आप उसको वहां पे उसमें स्टैटिक बना के स्टैटिक कांस्ट पे लिखते हो उसको। जावा के अंदर कांस्ट कीवर्ड यूज होता है कांस्टेंट बनाने के लिए, तो आप उसको कांस्टेंट लिख देते हो, फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ यूज हो सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो स्टैटिक ठीक है, आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल स्टैटिक नहीं यूज करोगे। सिवाय एक दो केसेस के। वो केसेस होते हैं उसे कहते हैं क्रिएशन पैटर्न्स, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे वो क्या बला है। क्रिएशन पैटर्न्स में आप करते हैं, मैं साथ साथ इसलिए बता देता हूँ कि फिर मुझे ही ना कहें कि जी आपने तो कहा था ये होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों हो गया। ठीक है, तो एक क्रिएशन पैटर्न्स है, उनमें यूज करते हैं, उनमें जरूरत होती है उसको करने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मेथड्स वगैरह कैसे बनने हैं और इसमें आप वेरिएबल्स किस तरह से बना सकते हो, किस तरह डिक्लेयर कर सकते हो। अब किसी और क्लास में करते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आई थिंक आपको करेगी कि मैं मेन मेथड भी उसी के अंदर और कुछ मेन लॉजिक उसके अंदर लिख दूंगा, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, इस सारे को। यहाँ पे सिर्फ मेन मेथड और मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा, बस दैट्स इट, और हम कुछ नहीं करेंगे। एक दो चीज़ें और क्लियर कर दूं कि जावा के अंदर कैमल केसिंग यूज़ होती है, ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। काइंडली मेरे पास कोड ना गंदा सा लेके आना अजीबोगरीब सा लिख के। कैमल केसिंग क्या है, वेरिएबल हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा और अगला वर्ड जो है वो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था माई ऑब्जेक्ट, तो माई ऑब्जेक्ट इस तरह से आपने लिखना, उसको स्टार्ट स्मॉल से करना है और हर अगला वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसे कैमल केसिंग कहते हैं। स्नेक केसिंग क्या होगी, माई ऑब्जेक्ट, ये स्नेक केसिंग होती है, इसमें अंडरस्कोर आता है। तो दोनों में से एक यूज की जाती है, जावा इनकरेज करता है कि आप कैमल केसिंग यूज करें, क्योंकि थ्रू आउट उसने अपनी सारी लाइब्रेरीज में कैमल केसिंग यूज की है। तो एक ही पैटर्न आपका रहे कोडिंग करने का, ठीक है, और इसको मिक्स नहीं करना। बहुत सारा मैंने देखा वो मिक्स करते हैं, कैमल केसिंग स्नेक केसिंग दोनों को मिक्स करते रहते हैं। चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, स्मॉल से स्टार्ट करना है, हर अगला लेटर आपने वो जो है वर्ड अगर आएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल करना है। लेकिन जो मेथड का नेम भी आपने सेम इसी पैटर्न से लिखना है। वेरिएबल्स के लिए और मेथड, जो मेथड्स आपने बनाने उनके नेम रखने हैं, उनको इस तरह से कैमल केसिंग। क्लास नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, जैसे ही लिखा हुआ है मेन में एम कैपिटल है, और माई क्लास में माई और क्लास का फिर सी कैपिटल है, यानी तरीकाकार वही होगा, लेकिन ये स्टार्ट भी कैपिटल से ही होगा। और पैकेज स्मॉल होगा, स्टार्ट तो स्मॉल से ही करना है। ए क्यों लिखना है, वर्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ड की। मेन एक वर्ड है, माई ऑब्जेक्ट जैसे है तो उसमें माई में एम स्मॉल ही है, ऑब्जेक्ट का वो कैपिटल है, ठीक है। तो वर्ड की बात हो रही, जब भी अगला वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है जी। और पैकेज की अगर बात करें तो वो स्मॉल ही होगा, ठीक है। उसमें अगर आपके दो वर्ड भी आते हैं तो वो आप अंडरस्कोर यूज कर लो या वैसे ही लिख दो, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल ही होगा, पैकेज में कैपिटल नहीं होता कहीं पे भी। तो ये रूल्स बने हुए हैं, इनको आप भी फॉलो करना। पैकेज नेम हमेशा स्मॉल टोटली, क्लास हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगी क्लास का नाम जो है, और वेरिएबल और मेथड ये स्टार्ट स्मॉल से होंगे, लेकिन हर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जिसे कैमल केसिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ऐसे यूज करनी है। अब आते हैं एक बेसिक प्रोग्राम की तरफ। आमतौर पे आपने क्या करना होता है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना होता है, प्रिंट किस तरह से कंसोल में होगा इस चीज को देखना होता है। तो इसके अंदर यूज होता है जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी प्रिंट लाइन। अगर खाली प्रिंट कर देंगे तो एक लाइन में प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट एल एन से होता है कि प्रिंट करने के बाद वो अगली लाइन में आ जाता है कंसोल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एल एन में आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आईडी में एक शॉर्टकट भी है इंटेलिजे के अंदर, अगर आप एस आउट लिखते हैं तो ये सजेस्ट करता है आपको प्रिंट सा
स्ट्रिंग टू सिस्टम डॉट आउट, यानी एस आउट लिख के आप एंटर कर रहे हो तो बाकी ये सिंटैक्स खुद ही लिख देता है, ये शॉर्टकट है। सिस्टम क्लास है, आउट फंक्शन है, आउट फंक्शन होगा तो आगे वो ब्रैकेट्स आएंगे उसकी। इंस्टेंस वेरिएबल है ये, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम जो है ये इसका एक वेरिएबल पब्लिक फाइनल जो है उसने बनाया, और प्रिंट एल एन फिर उसका मेथड है। और आप ये देखें कि ये भी स्टैटिक है, आउट जो है वो स्टैटिक है, पब्लिक फाइनल स्टैटिक, फाइनल किया हुआ है उसको, फाइनल यानी कांस्टेंट के लिए। जावा में जो कीवर्ड फाइनल यूज होता है कांस्टेंट के लिए, मैंने शायद कांस्ट कहा था पहले, वो सी में यूज होता है, वो मिक्स हो गया, वो कांस्ट नहीं, फाइनल जो है ना, फाइनल कीवर्ड इसमें यूज होता है। कंट्रोल कंट्रोल दबाएं, और जिस पे भी आप क्लिक करेंगे अगर इस तरह से अंडरलाइन हो रहा है वो, तो इसका मतलब इसकी कोई डेफिनेशन मौजूद है, तो आप क्लिक करेंगे तो वो आगे उसकी डिटेल आपको बता देगा, ठीक है। तो प्रिंट एलएन उसका मेथड है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए हमने सिस्टम की क्लास से जो है ये स्टैटिक था तो इसको हमने डॉट लगा के एक्सेस कर लिया। कौन सा प्रिंट एलएन? ये आउट का मेथड है, प्रिंट स्ट्रीम है ना, आउट, आउट अगर आप जाके देखो तो ये प्रिंट स्ट्रीम है, प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है, ये उसका मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उसका मेथड है, उसका जो इंस्टेंस है वो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है एज अ स्टैटिक, ठीक है। तो इसलिए हमने सिस्टम डॉट आउट लिख के उसको एक्सेस कर लिया, और आगे उसके आप जितने भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट, हाँ प्रिंट स्ट्रीम का, प्रिंट स्ट्रीम का इंस्टेंस है, प्रिंट एलन उसका मेथड है, ठीक है। तो आप इसको डिस्प्ले के लिए ये यूज कर सकते हैं अपने कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए, और अगर आप खाली प्रिंट लिखेंगे तो वो फिर एक ही लाइन में कर देता है उसको प्रिंट। और सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो सब क्या करवाई जाती है पहले, हेलो वर्ड तो हो गया, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह के आप मेथड बना लो और उनको यूज करो। हम्म, वो स्कैनर से लेते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, अभी आप इसको देख लो आउटपुट को। स्ट्रिंग अगर प्रिंट करवानी हो, इंटीजर भी करवा सकते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग यूज होता है। अगर आप इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली ए भी देंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल तो आप डायरेक्टली दे देंगे इसी तरह से, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग करनी है तो उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, हेलो और 10 आ गया, लेकिन अगर मैं इसको खाली प्रिंट करता हूं तो फिर क्या होगा, हेलो के आगे आएगा, क्यों? तो जो पहला आपने किया है प्रिंट किया वो अगली लाइन में आ चुका था, अगला जो आप प्रिंट करते हैं वो उसी लाइन में प्रिंट हो गया, उससे आगे कुछ प्रिंट करेंगे तो वो फिर आएगा। अब ये कैसे आएगा, ए के साथ आउटपुट क्या आएगी, उसके साथ ही फिर हेलो, जी ऐसे ही आएगी। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, हेलो के साथ ए को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कंकैटिनेशन यूज होती है, प्लस, प्लस कंकैटिनेशन के लिए आप इसके साथ फिर कोई भी और वेरिएबल या कोई और स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं ए अटैच कर सकता हूँ तो ये इसके साथ आ जाएगा, कोई और स्ट्रिंग भी आप अटैच कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग अलग अलग आप प्लस के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में रख के भी ये काम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग इज इक्वल टू
हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और आप इसको प्रिंट करवा दो, ठीक है, तो ये भी हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। फर्क ये है कि आपने उसको पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रखा है और फिर उसको प्रिंट एलन को दिया तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये पहले में भी आ गया हेलो 10, और अगला था कि वो 10 प्रिंट करेगा और अगली लाइन में नहीं जाएगा, उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ये वाला फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो वो आ गया था। कोई क्वेश्चन? क्योंकि हमने प्रिंट किया है ना, प्रिंट किया ना, तो इसमें उसने 10 प्रिंट करवा दिया, उसके बाद वो अगली लाइन में नहीं गया, उसके बाद उसने दोबारा हेलो प्रिंट करवाया। वो प्रिंट एलन जब आप करते हैं वो पहले लिखता है उसको, जो भी आपने दिया होता है उसको प्रिंट करता है, फिर अगली लाइन पे आता है, तो इसलिए उसने ये हेलो वर्ड पहले प्रिंट किया और फिर अगली लाइन पे आया, और वो आपको दूसरा जो हेलो वर्ड है वो अगली लाइन में नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वो सम वाले की तरफ। तो आप क्या करेंगे कि आपका बिल फर्ज आप बना लेते हैं एक क्लास, क्लास में आगे आपने वो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पैकेज हो तो आप पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और जावा क्लास, ठीक है। अगर कोई चीज मतलब इस तरह मैं एक्सप्लेन करने से मिस भी कर जाता हूँ और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपका आपका फिर क्या तरीकाकार है कि आप जाके एग्जैक्टली देखो कहाँ पे क्लिक हुआ है, किसको सिलेक्ट किया था। अक्सर होता है बच्चों ने सोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर वो फाइल बाहर बन जाती है, वो नहीं, आप फिर एक्सेस नहीं कर पाते, डिफरेंट पैकेजेस में चली जाती है ना, तो एक प्रॉब्लम आती है उसकी, क्योंकि जो सोर्स में बन गई उसका पैकेज ही कोई नहीं होगा, तो वो फिर आप किसी पैकेज वाली में एक्सेस नहीं कर पाते, तो बच्चे ये कहते हैं कि एरर आ रहा है। तो वो फिर बेटर है कि आप उसको स्टार्ट से जाएं और एग्जैक्टली जाके देखें कि कहाँ पे मैंने क्लिक करके, या कोई भी आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ट्यूटर ने कहाँ पे क्लिक किया और क्या एक्शन परफॉर्म किया, अगर वो एक्सप्लेन नहीं भी करता। तो यहाँ से क्लास ही सिलेक्टेड रहेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ माई मैथ क्लास, ठीक है, आप जो भी, और इसमें हम मेथड बना लेते हैं, क्योंकि हमने दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया को भी उसकी एक्सेस देनी है, तो हम उसका पब्लिक रखेंगे, पब्लिक मॉडिफायर सेट करेंगे। तो पब्लिक, आगे हमने सम करना है इंटीजर्स को, तो रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे, क्योंकि हमने सम वो रिटर्न भी करवाना है ना, जो भी वो सम करेगा। तो दो इंटीजर को सम करना है, सम इंट ए इंट बी और रिटर्न ए प्लस बी। आप किसी में सेव करवा के भी रिटर्न करवा सकते हैं, डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड यूज होगा वैल्यू को रिटर्न करने के लिए सिंपली। तो क्योंकि ये इंटीजर, दो इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होता है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है, तो एक इंटीजर जो है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह आप कंट्रोल डी करें तो इसी की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। करना तो यही है, सिर्फ आपने एक एक्शन ही उसका चेंज करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, और इसमें आप कर लो a माइनस बी करोगे आप सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब आपने इसको यूज करना है, किसी और क्लास में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज देखनी है तो आप मेन में ही लिखोगे ना, प्रिंट स्टेटमेंट्स उसकी मेन में लिखोगे, फिर ही आपको वो नजर आएंगी। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट के लिए ये है कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो ये पूरा कमेंट हो जाता है। वैसे वही तरीका का है कि स्लैश स्टार और एंड करते हुए स्टार स्लैश आप लिखें तो वो पूरा ब्लॉग जो है वो कमेंट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो डायरेक्टली सम तो नहीं मैं कॉल कर सकता कि मैं सम लिखूं और यहाँ पे उसको दो इंटीजर दे दूं, तो ये कुछ कॉल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं ये हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले माई मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैथ इज इक्वल टू न्यू माई मैथ क्लास, इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसके थ्रू आप सम को कॉल करोगे, मेन डॉट मैथ डॉट सम, तो सम कॉल हो जाएगा, आपको ये एरर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की है, इसको उसने क्यों नहीं कहा नॉट अ स्टेटमेंट, पिछली दफा आपने देखा था एरर आया था नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, वो मैं लिख भी देता हूँ,
वो ये था कि इसके अंदर हम बिल फर्ज बना लेते हैं स्टैटिक इंट ए, और यहां पे लिख देते हैं मेन डॉट ए। ठीक है, इस पे एरर आ रहा है, अगर आप ओवर करें तो कहता है नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन इसको क्यों नहीं कहता नॉट अ स्टेटमेंट? इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसको रन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन हो जाएगा ये। डिफरेंस क्या है दोनों में? हालांकि ना तो हमने इसकी वैल्यू कहीं असाइन किया, ना प्रिंट किया, कुछ भी नहीं किया है। इसमें भी तो यही किया है, एक स्टेट मतलब अपनी तरफ से स्टेटमेंट ही लिखी है, लेकिन इसमें वो एरर देता, उसमें नहीं देता। स्टैटिक का फर्क नहीं है, आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना के भी कर लो तो ये एरर ही देगा। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। मेन क्लास में तो ऐसे ही है ना, मेन का एम बड़ा ही है, क्लास में भी मेन का एम बड़ा ही है। नाम तो आप जो मर्जी रख लो, पॉइंट तो ये है कि वो इसको मान रहा है कि ये ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कोई एरर नहीं दे रहा। इसको इसको क्यों नहीं मान रहा? हार गए। मेन क्लास भी तो है। चलें, आपका ये डाउट भी मैं निकाल देता हूं। यहां पे मैं रहता हूं जी इंट माई वेरिएबल, माई वार के नाम से मैंने रख दिया। इसमें भी सेम ही एरर है। चले, अगर हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, मैथ की क्लास से काम कर रहे हैं। अब तो मैंने स्टैटिक भी नहीं रखा उसको, उसको सिंपल एक वेरिएबल ही बनाया है। ठीक है, और पब्लिक भी कर दिया उसको। एक्सेस मॉडिफायर का भी मसला कोई नहीं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसको भी वो यही कह रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब तो कोई गिला नहीं आपको। ना स्टैटिक रखा है, ना किसी और का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको वो मानता है, इसको नहीं मानता। ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? अभी तो हमने समझा उसको। अगर आपको इस तरह लिखा हुआ अगर ब्रैकेट्स नजर आए तो इसका मतलब क्या होता है? तो वो एक फंक्शन है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह नाम के साथ सम वेरिएबल भी हो सकता है, सम वेरिएबल भी तो हो सकता है ना, लेकिन उसके साथ अगर इस तरह आपको ब्रैकेट्स नजर आए, चाहे खाली हो चाहे पैरामीटर्स के साथ हो, तो वो एक मेथड होता है। और आपको देख ही पता चल जाएगा ये मेथड है। जैसे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में देखा था, आउट आपने कहा मेथड है, तो वो देख के पता चल रहा है वो मेथड नहीं है, क्योंकि आउट के बाद ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैथ डॉट माई वार एक वेरिएबल है, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। ना आपने किसी को ये असाइन किया, ना इसको प्रिंट करवाया। जबकि वो मेथड की जो कॉलिंग है ना, वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट है। आपने वो मेथड कॉल किया, कंपाइलर को क्या पता क्या लॉजिक उसके अंदर लिखी हुई है, वो तो एग्जीक्यूट करवानी है ना उसने। और कई मेथड ऐसे होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो आप सिंपली उनको कॉल ही करते हो ना उनसे कुछ प्रिंट होना होता है, ना कहीं पे उसने उसको असाइन करवाना होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं भी कि रिटर्न टाइप वाली वे वाले जितने भी मेथड हैं आप उनकी रिटर्न वैल्यू से कुछ ना कुछ करो, ये भी जरूरी नहीं होता। वो मे भी बस आपने बस कॉल कर दिया, वो जो भी रिटर्न करता है आपने वो इग्नोर किया, वो जो भी एग्जीक्यूट करना चाहता है वो बस वो करे। तो इसलिए वो इसके लिए कंपाइलर के लिए एक स्टेटमेंट ही है, क्योंकि एक मेथड कॉलिंग है, उसने मेथड को कॉल करना है, जो भी उसके अंदर एग्जीक्यूशन है वो उसने करनी ही करनी है। लेकिन ये उसे एग्जैक्टली पता है कि ये एक वेरिएबल है, या तो ये किसी को असाइन किया जाए या ये प्रिंट करवाया जाए, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो इसलिए वो इसको नॉट अ स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। या तो इसको रिमूव करो या इसका कुछ करो, इसको स्टेटमेंट बनाओ प्रॉपर। ठीक है, करके देखते हैं। स्टेटमेंट में तो अभी भी नहीं ना है ये।
इससे माई बार की वैल्यू चेंज हुई है। हाँ जी, माई बार की वैल्यू चेंज होगी इससे। सारे कहते हैं नहीं होगी, कोई है हाँ मैं कहने वाले। माई बार की वैल्यू कब चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? क्या क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अगर आपने माई बार की वैल्यू चेंज करनी है तो क्या लिखेंगे? यानी अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप ऐसे लिखोगे। अब ये स्टेटमेंट है, आपने माई बार को में 12 जमा कर दिए। अब ये स्टेटमेंट है, लेफ्ट पे चाहे वही वेरिएबल ही हो, अदरवाइज ये कोई स्टेटमेंट नहीं होगी अगर आप उसमें जमा करो मनफी करो जो मर्जी करो, क्योंकि उसके वेरिएबल पे भी तो कोई चेंज नहीं ना आया। आपने जहां पे जितना लिखा बस वो ही है। आपने कहा जी इसमें 12 जो है ना वो जमा करना है, लेकिन असाइन किसको करना है? जमा तो कर देना है, असाइन भी तो किसी को करोगे तो वो फिर वैल्यू उसकी बनेगी ना। तो वो चाहे इसको इस तरह से असाइन कर दिया जाए या यहाँ पे इंट ए लिख के कर दिया जाए, वो मैटर नहीं करता, आप जैसा मर्जी कर लो। ठीक है जी, चलें ये एक आ गया था दरमियान में, कर ले। हमने सम का मेथड कॉल किया, क्या जवाब आएगा इसका? वो सिंपल सम है, कुछ भी नहीं आया। क्यों? आपने प्रिंट नहीं करवाया। तो ये भी एक कॉमन गलती होती है बच्चों की कि वो प्रिंट करवाते हैं नहीं, कहते हैं सर ये आ नहीं रहा, हमने सारा कुछ लिखा है इसका जवाब नहीं आ रहा। तो उसको या तो किसी में साइन करवा के प्रिंट करवाओ या डायरेक्ट कॉल करवा के प्रिंट एलन को दोगे तो प्रिंट होगा ना। ठीक है, 33 आंसर आ गया सम करने से, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल कॉल है, आपने एक इंस्टेंस बनाया और उसका जो दो मेथड है वो आपने कॉल कर लिए, दैट्स इट। उसकी रिटर्न टाइप होती है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आप कहोगे, आप कहोगे उसकी रिटर्न टाइप है। उसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंट। तो आप इंट सम इज इक्वल टू, और इसमें इसका सम सेव करवा लेते हो, बिल्कुल सम हम यूज करते हैं। ठीक है, सम सेव करवा के तो फिर आप प्रिंट करवा लो। अगर तो आपने कहीं और भी इसको यूज करना हो प्रिंट के अलावा भी, तो फिर आप सेव करवा लेते हो जो भी उसने रिटर्न किया था, और प्रिंट भी साथ करवा लेते हो। अगर नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी उसको दे सकते हो, मैथ डॉट सम इंटीजर रिटर्न करेगा, प्रिंट एलन को एक इंटीजर मिलेगा, वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, बात सेम ही है, सिर्फ ये है कि उसमें आपने सेव करवा के प्रिंट करवाया, दूसरी तरह आप वैसे ही प्रिंट करवा देते। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको इसकी जो रिटर्न वैल्यू है इस पर कोई लॉजिक भी लगानी हो प्रिंट के साथ साथ, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट में इसने यूज होना हो, तो फिर आप सेव करवा के यूज करते हो। अगर एक ही स्टेटमेंट में इसमें आना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? इसमें से कितना आपको पहले से क्लियर था? सी प्लस प्लस में जो था, इतना सिंटैक्स जो था वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के लिए था। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर ये पूरा सिंटैक्स आप लिखेंगे तो फिर एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप इतना लिखते हैं तो लाइक का पॉइंटर, जैसा सी प्लस प्लस पॉइंटर का कंसेप्ट था, ये उस तरह से काम करेगा। इसके पास मेमोरी नहीं है, ये इनिशियलाइज नहीं अभी तक हुआ। अगर आप इसको सिंपली लिख भी दो ना, मैथ वन डॉट सम, और इसमें आप पास कर दो, तो पहले तो ये कंपाइल टाइम का एरर देगा कि मैथ वन नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, कि आपने अभी तक इसको इनिशियलाइज नहीं किया और आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसका इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है कि आप इसका कंक्रीट ऑब्जेक्ट बना दो। माई मैथ क्लास से आपने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया,
तो अब ये ठीक है, ये वर्क करेगा, ये चल गया। एक और तरीकाकार होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, और वो कभी कभार करना भी पड़ता है आपको, नल लिख के। अभी भी ये इनिशियलाइज हो गया, कंपाइल टाइम एरर खत्म हो गया, वो जो इनिशियलाइजेशन का एरर कह रहा था ना वो खत्म हो गया, लेकिन ये एक रन टाइम एरर आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो नल है और आप उसका कोई मेथड या प्रॉपर्टी कॉल कर लेते हो, कोई वेरिएबल उस पर कॉल कर लेते हो, नल के ऊपर तो कुछ भी कॉल नहीं ना हो सकता, तो इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो आ जाती है। लेकिन आप इसे नल से इनिशियलाइज करा सकते हो, कंपाइल टाइम का एरर खत्म हो जाता है कि आप इसने इसको कुछ भी तो दिया नहीं है। नल और एम्प्टी में क्या फर्क होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है और ये भी नहीं आइडिया होता। नल और एम्प्टी, अगर अरे की भी आप बात कर लो, नल अरे है या एम्प्टी अरे है, इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क होता है उसमें? ये नल है, इससे आगे मैं आप करूं, ये कुछ नल में हम करवा देते हैं, जैसे स्टाइल करवा देते हैं, नहीं जी, कोई और ये नहीं है। नल ज्यादा डेंजरस है, आपने उसको सॉफ्ट कर दिया। नल का मतलब है कि है ही नहीं, नल का मतलब है कुछ भी नहीं है, खाली पॉइंटर तो कुछ भी नहीं होता, खाली पॉइंटर तो कुछ भी नहीं होता ना। खाली पॉइंटर में आप क्या करोगे? खाली पॉइंटर तो इस तरह से ही है बस कि ये पॉइंटर है और मेमोरी कोई भी नहीं उसके पास, बस वो पॉइंटर है, तो नल ये होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। आप उस पर अगर कुछ कॉल करने की या मेथड या प्रॉपर्टी की कोशिश करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, कि आप इस पर नहीं कर दो। एम्प्टी जो होता है कि वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे खाली कंटेनर है, ठीक है, एक बॉक्स है, वो खाली है, वो नल तो नहीं है, वो वजूद तो रखता है, उसके मतलब वो खुद से तो एक है बॉक्स, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एम्प्टी कीवर्ड नहीं है वैसे कोई, लेकिन ये होता है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक नल ऑब्जेक्ट, ये एक एम्प्टी अरे और नल अरे में क्या फर्क है? तो यही होता है कि नल के पास तो कुछ है ही नहीं ना, ना उसके पास मेमोरी है ना कुछ भी, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन एम्प्टी में ये है कि आप उसके मेथड्स कॉल कर सकते हैं, बस उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। मतलब नल का या एम्प्टी मतलब उसने स्पेस ली हुई है, मेमोरी उसके पास है, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये इसकी एक एग्जांपल है जी, विजुअल नल और एम्प्टी की। इससे तो समझ आ जाएगी फर्क क्या होता है नल का और एम्प्टी का। नल में है ही नहीं, एम्प्टी में वो कम से कम उसका वो जो होता है क्या जिसके ऊपर लपेटा होता है वो पेपर, ठीक है, उधर में जो कार्डबोर्ड का बना होता है, ठीक है, वो है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है जी, वापस इसको देखते हैं। हमने मेथड्स का देख लिया, मेथड्स का क्या मामला है, किस तरह से आपने बनाने हैं और किस तरह से उसको यूज करने हैं। उसके बाद वेरिएबल का भी देख लिया आप, किस तरह से उसको, अगर आपने पब्लिक बनाया हुआ है तो उसको आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फिर वो एक होती है टेबल की, टेबल प्रिंट करने वाली वो एक्सरसाइज, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे देते हैं कि आपने इसमें वो कोड लिखना है, सिंपली आप टेबल प्रिंट करवाने के लिए। जैसा 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, उसको कोई भी एक वैल्यू पास की जाए तो वो वाला टेबल जो है वो प्रिंट कर दे। और छोटी मोटी एक्सरसाइज होती हैं, स्टार प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद प्राइम नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है, ये प्राइम है या नहीं है, वो चेक करना कि ये जो गिवन नंबर है प्राइम है या नहीं है, तो उसकी जो लॉजिक्स लगाई जाती हैं। तो प्राइम वाली मैं करता हूँ आपके साथ, आप भी मुझे गाइड करना, मुझे बताना कि वो किस तरह से होती है, की तो होगी आपने। चलो ये उसको करते हैं। हमने सिंपली चेक करना है कि ये नंबर जो भी पास किया जाएगा वो प्राइम है या नहीं, ट्रू फॉल्स में आपको वो रिटर्न कर दे
कि ये ट्रू, ये अगर प्राइम होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। इस तरह के मेथड्स के ना इज के साथ लिखते हैं, इज प्राइम, यानी नाम इस तरह से रखा जाता है, एक बेटर वे है नाम रखने का, पब्लिक बूलियन इज प्राइम। ठीक है, तो जो बूलियन वाले होते हैं ना उनको इज से स्टार्ट करते हैं, इज प्राइम। अब ये यहाँ पे आपको एरर भी शो करवा रहा है कि जी मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसकी हम बताते हैं कि इसने क्या रिटर्न करना है। और एक इंटीजर यहाँ पे आपको एज अ पैरामीटर भी चाहिए होगा जो नंबर पास करना है, इंट नंबर। ठीक है, जो नंबर पास किया जाएगा इसको, जिसको चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को आप देखा करो, आमतौर पे यही होगा कि आपने जब मेथड बनाना होगा आपको आइडिया नहीं आता कि रिटर्न क्या करवाना है और एज अ पैरामीटर क्या पास होगा। जब हम एक मेथड बना रहे हैं कि जिसको हमने कहना कि भाई वैल्यू दी जाएगी, कोई भी वैल्यू पास की जाएगी, वो स्टेटमेंट के अंदर ही होता है ना कि हम उसे एक वैल्यू पास कर रहे हैं और हमें ट्रू फॉल्स में बता दें। तो वैल्यू पास करने का मतलब यह है कि उसको एज अ पैरामीटर पास होगी। तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर बना लिया इंटर नंबर का, और बूलियन ये रिटर्न करेगा। अब कैसे चेक किया जाता है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं? नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हैं किसके साथ मोड़ लेंगे? जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं ना, वो वाले प्राइम नंबर होते हैं, या वन पे डिवाइड होते हैं। तो वन वाला केस तो निकाल देना, वो तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, वन वाला आप केस निकाल दें। उसके बाद आया था कि वो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब वो कैसे आप चेक करोगे अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा? ये किया हुआ है ना, भूल गए हो? यही वो चीज है, एक स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम, एक टूल, जो आपके पास टूल है। खुद पे तो चेक करना ही नहीं ना, बराबर किसके हो जाएगा? सबसे पहली चीज आपको गिवन क्या है? आपको इसका जो एल्गोरिदम है, जो थ्योरेटिकल एल्गोरिदम है, वो आपको गिवन है। वो क्या है कि ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब आपको कुछ डिवीजन करनी पड़ेगी। आप टू से स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे आप टू से? आप उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसके लिए क्या चेक होता है? अगर मॉडल्स का जीरो आ गया तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गया। ठीक है, और आप ये कब तक चेक करते रहेंगे? या तो जीरो अगर किसी पे आ गया तो फिर तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी पे भी वो डिवाइड हो गया। अगर वो डिवाइड नहीं होता, बिलफर्ज वो प्राइम ही है, आपने प्राइम पास किया, तो कब तक उसको चेक करेंगे? वन, उसके अपने से एक पहले तक, उस नंबर, क्योंकि उस नंबर तक चेक करेंगे, वो तो फिर कर देगा ना, वो तो डिवाइड हो जाएगा, वो तो हर नंबर को ही कही जाएगा कि प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले आ गया कि आपको एक काम बार बार करना है, रिपीटिव करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? लूप लगाते हो आप। और मोस्ट फेवरेट कौन सा लूप है? फॉर लूप। लूप से भी एक चीज याद आ गई, वो भी डिस्कस करते हैं। फॉर और वाइल में क्या फर्क है, ये डिस्कस करना है। एनी एग्जांपल जहां पे हमें पता नहीं होता कब तक चलना है लूप? बाद उन्होंने ठीक किया, जब आपको पता नहीं ना होता कि लूप कब तक चलेगा, तो आप वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, वो इन्फिनिट पे फंस जाएगा ना, मतलब आपको आइटरेशन नहीं पता, 10 चलेंगी, 12 चलेंगी, 50 चलेंगी, 50,000 चलेंगी, पता नहीं होता, तो आप वाइल यूज करते हो। अदरवाइज आपको जब डेफिनेट पता होता तो आप फार यूज करते हो। अच्छा, फिर इससे अगला भी है, डू वाइल और वाइल में क्या फर्क होता है? चलें पहले इसको निपटा लेते हैं। ऐसा कौन सा सिनेरियो है, वाइल और फार का कर लेते हैं कोई एग्जांपल जहां पे आपको पता नहीं होता ये कब तक चलेगा। तो वो तो फार में आ गया ना।
वो तो हमें चले, ये तो हमें पता है ना कि ये तो हमें देख के या अपने रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा कब तक डेफिनेट चलना है, या हमें पता है कि कब तक इस लूप को चलाना है, कब तक जो इनडेफिनेट है कि नहीं पता कि ये लूप कब तक चलेगा, जहां पे आपने वाइल को यूज करना है। ऐसी कौन सी एग्जांपल है, कौन सा सिनेरियो जहां पर आपको पता नहीं होता है इसने कितनी दफा चलना है? आपने ऐसी छोटी मोटी एग्जांपल्स की हुई है। यूजर से इनपुट लेते हो आप और वो गलत दे देता है, अब क्या पता वो कितनी दफा गलत देता है, तो वो फिर आपने एक लूप ही चलाया होता है ना बार बार इनपुट लेने के लिए। अब वहां पे डेफिनेट नहीं है वो कितनी दफा गलत देता है, आप उसको कहते हैं जी 10 से बड़ी वैल्यू दो, मसाल है, वो एक प्रेस कर देता है, आप फिर उसे कहते हो नहीं भैया वैल्यू गलत है, 10 से बड़ी वैल्यू दो, तो वहां पे पता नहीं है लूप कितनी दफा चलेगा, मतलब वो फंसा तो लूप में ही होता है ना, बार बार उसी में ही रहता है जब तक उसे रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती, तो वहां पे आप फॉर लूप ये वाइल लूप लगाते हो इस तरह के केसेस में। तो एक एग्जांपल मैंने दे दी और 20 एग्जांपल्स हैं ऐसी जहां पे आपको डेफिनेट पता नहीं होता, नेटवर्क से डाटा आ रहा है नहीं पता कितना आएगा, तभी वाइल लूप यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, सिंपल सिंटैक्स क्या है कि आपको सबसे पहले एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन इकट्ठी करनी होती है, इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, 2 से, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो उसने डिवाइड होते रहना, 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं लगाते, आई इज लेस देन नंबर जो है -1 भी, इक्वल लगाया था तो फिर होना था ना, ये वैसे ही एक काम चलेगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है आपने, अब आगे क्या लिखेंगे, वो मॉडुलस वाला पार्ट करना है, इफ नंबर मॉड आई आगे इक्वल टू 0 डबल इक्वल, सिंगल इक्वल किस लिए होता है, असाइनमेंट के लिए, और डबल कंडीशनल ऑपरेटर है। अगर वो 0 पे हो तो क्या, इसका क्या मतलब है, अगर 0 आ जाए तो रिटर्न आप करवा दोगे फॉल्स, ठीक है, तो ये लूप भी ब्रेक हो जाएगा यहीं पे और फौरी तौर पर रिटर्न फॉल्स कर देगा अगर 0 आ गया, क्योंकि इस केस में वो प्राइम नहीं रहेगा। और ट्रू कब रिटर्न करवाओगे, एल्स में, एल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है जी। इसको जरा रन करके देखो, ड्राई रन करना आता है कोड, कोड को ड्राई रन करना, ड्राई रन ये होता है कि आप कंपाइल नहीं करते, मतलब वो कोड लिखा हुआ है आप पेपर पे उसको रन करके देखते हो कि क्या आएगा। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो फिर बॉडी नहीं लिखते, मतलब हमने सिर्फ रिटर्न ट्रू लिखा है ना, तो एक स्टेटमेंट है तो बॉडी की जरूरत नहीं होती। वैसे अच्छी प्रैक्टिस तो यही है कि आप बॉडी लिख दो, मतलब बॉडी में लिखो चाहे सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन सिंगल में नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं होती। तो ड्राई रन करना है इसको, किस तरह से करेंगे, कभी नहीं किया, ड्राई रन के लिए ये होता है आपके जितने वेरिएबल हैं आप लिख लो और इनपुट देख लो, नंबर है एक तो वेरिएबल आपके पास, ठीक है, आगे एक काउंटर वेरिएबल है आई, और तो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो नंबर हम दे के देखते हैं, नंबर बिल फर्ज हम इसको दे देते हैं
7 दे देते हैं, 7 प्राइम है। ठीक है, ये दे के देखते हैं ये क्या करता है। आई स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इफ की कंडीशन है, उसमें क्या है, नंबर यानी 7 मॉडुलस 2, तो क्या आएगा, तो ये 4 ही ट्रू रिटर्न कर देगा, 4 ही ट्रू रिटर्न कर देगा, ये कह देगा कि ये प्राइम है। अच्छा, इसको 9 से करके देखो, अब 9 प्राइम नहीं है, 2 इसी तरह से 9, 9 2 से तो नहीं होता, 0 नहीं आएगा, तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ड्राई रन इसी तरह से करते हैं ना, आपने किया, इसका जो है वो आंसर 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब एल्स पार्ट चल जाएगा, एल्स पार्ट चलेगा तो बस गया, वो 9 को भी कह देगा कि ये प्राइम ही है, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये प्राइम है या नहीं, ये कब पता चलेगा, जब लूप पूरा चल जाएगा, तभी फैसला होगा कि ना ये प्राइम है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ कब पता चलेगा, जब लूप पूरा चल चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एल्स पार्ट में इसका रिटर्न ट्रू नहीं आएगा, इसका आएगा लूप के बाहर। ठीक है जी, इसका लूप के बाहर आएगा। नहीं, क्यों देगा, लूप मुकम्मल करेगा तो देगा ना, उसने 2 से चेक किया नहीं हुआ, फिर अगली दफा आ गए, आई जो है अब 3 हो गया, यहां तक आइटरेशन मुकम्मल होगी ना, उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, इफ उसकी ट्रू नहीं हुई तो उसने रिटर्न भी नहीं किया, वो वापस लूप पे चला गया। अब आई 3 हो गया, अब क्या आएगा, 9 मॉडुलस 3 ये बराबर है 0 के, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। लेकिन 7 के केस में क्या करना था, इसने करते जाना था, डिवाइड करते जाना, कहीं भी 0 नहीं आना था, लूप मुकम्मल हो जाना था, बाहर निकलना लूप से, तो फिर रिटर्न ट्रू कर देना था। ठीक है, और वैसे भी एल्स में रिटर्न लिख के आपको लूप से बाहर रिटर्न फिर भी लिखना पड़ना था, क्योंकि वो एरर दे रहा था, नीचे आपने ब्रैकेट में देखा होगा वो एरर आ रहा था, क्योंकि वो कहता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, वो सब की सब कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये आप ठीक हुआ, ड्राई रन करने का मकसद यही होता है कि आपका एल्गोरिथम ठीक है या नहीं, आप ये चेक करते हैं। तो कंपाइलर क्या कर रहा है इंटरनली, ये तो नहीं अब आपको पता, या तो लॉग लगाते रहो, एक एक करके चेक करो ये क्या कर रहा है, लॉग से मुराद के आप हर स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, हर वेरिएबल प्रिंट करवाते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा है, या आप पेपर पे खुद से ड्राई रन करके देख लो, और इस चीज की आदत डालो पेपर पे ड्राई रन करने की। तो यहाँ पे ये सम वगैरह हो गए, यहाँ पे सिंपल स्पेस के लिए मैं एक सिंपल लिख देता हूँ, एक जरा स्पेस छोड़ देगा, और यहाँ पे आप कॉल कर लेते हैं मैथ डॉट इज प्राइम, वो नल पॉइंटर वाला इसको खत्म कर देते हैं जो एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक है, ट्रू आ गया, 7 जो है वो प्राइम है। 9 अगर आप इसको देते हो, 9 का फॉल्स आ गया। अब इस पे आप ये भी कर सकते हो कि आपने प्रॉपर एक मैसेज अगर प्रिंट करवाना, तो आप क्या करोगे, इफ इज प्राइम, तो आप क्या दोगे, गिवन, यहां पे आप प्रिंट करवा दो गिवन नंबर इज प्राइम। ठीक है, और एल्स में आप प्रिंट करवा देते हो इज नॉट प्राइम, तो ये प्रॉपर मैसेज आ जाएगा ट्रू फॉल्स की बजाय। ठीक है जी, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, और 7 पे आ जाएगा ये गिवन नंबर इज प्राइम। ओके है। अच्छा, अब इसमें एक और गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की।
वो क्या है? क्या जरूरी है कि आप जो नंबर दिया गया है n-1 तक चेक करो फिर ही आपको पता चला ये प्राइम है या नहीं है? तो उस नंबर का हाफ से कोई बता सकता जी, उस नंबर के आप हाफ तक भी चेक कर लो तो अगर वो नहीं डिवाइड हुआ उससे आगे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी जो गिवन नंबर है 9 का हाफ इंटीजर में क्या आएगा? 4 आ जाएगा ना। 4 तक भी आपने चेक कर लिया तो उससे आगे इसने डिवाइड होना भी नहीं, क्योंकि 5 पे जाके वो डबल हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। तो 10 तो वैसे ही आगे निकल गया, उस पर तो वो डिवाइड हो भी नहीं सकता। उस नंबर से जब वो आगे निकल गया उस पर तो डिवाइड हो भी नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम किस पे आप चेक कर सकते हो डिवीजन के साथ? 2 से मल्टीप्लाई करके उसको चेक करोगे ना, उससे पीछे तो नहीं चेक कर सकते। तो इसलिए आप इसके हाफ से भी चेक कर लो तो ये हो जाता है डिवाइड बाय 2, यानी नंबर डिवाइड बाय 2 तक भी आप इस लूप को चलाओ तो तब भी ये प्राइम वगैरह को ठीक से चेक कर लेगा। है। चलेगा तो वो 8 टाइम्स चलेगा फिर 4 टाइम्स चलेगा। हम्म, ठीक है, ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन इस पे? होगा।